इस्लामाबाद ईरानी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है, ये बताया जा रहा है। और उसके साथ ही अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भी वहां पर पहले से मौजूद है। ये भी सूत्र दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों ही देशों के प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंच चुके हैं। अब बातचीत की प्रक्रिया को हो सकता है कि कल आगे बढ़ाया जाए। कल एक बड़ा दिन इस वार्ता के लिहाज से हो जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ हासिल यहाँ पर किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका भड़का हुआ नजर आता है, कभी उनका सॉफ्ट रूप भी देखने को मिलता है मेजर अली शाह, लेकिन इस तमाम बातचीत की प्रक्रिया पे जब हमने देखा था कि युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है तब भी मुद्दे वही थे और युद्ध की शुरुआत के बाद भी मुद्दे वही है। जब पहले बात नहीं बनी तो अब बात बनने के कितने % चांसेस है जब ईरान सब कुछ अपना खो करके बैठा हुआ है? ये सवाल आपने मेरे से पूछा सवाल है जी। ठीक है, देखिए ईरान का डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है इस्लामाबाद। अमेरिका का डेलीगेशन पहले से मौजूद था। ईरान ने बोला अमेरिका ने जो पीस टॉक्स का बात करी है ऐसा कुछ है नहीं, अमेरिका ऐसे बड़े बड़े दावे कर रही है। तो या तो ये भी हो सकता है कि ईरान ने, क्योंकि इतना बड़ा आप अगर पीस टॉक्स कर रहे हो, इतना बड़ा तो झूठ तो कोई बोल नहीं पाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा मेरा मानना है। तो हो सकता है उन्होंने ईरान से कंसल्ट करके ही ये दिए होंगे। लास्ट मिनट में ईरान ने बोला नहीं मतलब नहीं बनता, क्या बातचीत करेंगे हम। बाद में ईरान राजी हो गया आने के लिए। पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं थी। पाकिस्तान की तरफ से तो ये था कि भाई कोई बात नहीं यार, शांति वार्ता की बात करो, शांति वार्ता हो या ना हो कोई बात नहीं, आ जाओ बस। ये तो बहुत इज्जत पलट होगी हमारी, बस आ जाओ मेज पे, आ जाओ किसी तरह से, बस आ जाओ बस। एक बार आप आ गए तो वही हमारे लिए बहुत है। काम हो आगे ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब आप शर्तें भी आप देखिए ना, शर्तें दोनों पक्षों से ऐसी रखी जा रही हैं जो कि मंजूर नहीं होंगी। तो अगर ये शांति वार्ता की बात हो रही है, ये ऑनलाइन मीटिंग कर लेते, जूम पे इतना खर्चा करके, जहां पे वॉर रिटन कंट्रीज हैं वो आए। पाकिस्तान वो भी आप देख तो लीजिए कहां पर बातें हो रही हैं आप आए पाकिस्तान के अंदर और वहां क्या बातचीत करोगे आप मिलके फेस टू फेस? अरे आप एक बेसिक अग्रीमेंट पे तो आ जाओ, तब बात आगे बढ़ाएंगे ना। आप उसी नतीजे पे नहीं आ रहे हैं तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? तो इसको मैं ऐसे मानता हूं कि भाई अगर दोनों पक्ष डटे रहे और बोले कि नहीं हम बात नहीं मानेंगे, बातचीत के लिए आपने बुला दिया, तो अब वक्त जाया कर रहे हैं दोनों पक्षों का, क्योंकि बात वैसे भी नहीं निकलने वाली है। जी मीनाक्षी जी। कुछ और खबरें भी आ रही हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। खबर ये है कि ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। जहाजों को लेकर के ये चेतावनी दी गई है और जहाजों को टारगेट करने पर खतरनाक नतीजे भुगतने होंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो ईरान अमेरिका को एक बार फिर से जब चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है तो क्या समझा जाए कि ये बातचीत उस लिहाज से वो फल दे पाएगी जिसका इंतजार डॉक्टर महेंद्र दोनों ही देश करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की छटपटाहट पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अमेरिका को ईरान की तरफ से जो चेतावनी दी गई है, क्या उसके बाद अमेरिका इसे टॉलरेट करेगा? देखिए मीनाक्षी, जहां तक शांति वार्ता का प्रश्न है, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। जहां एक तरफ ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है जिसको अमेरिका एक हथियार बना रहा है दबाव डालने के लिए ईरान पे, वहीं पे दूसरी तरफ ईरान के बारे में भी एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि ईरान में इस समय शासन कौन कर रहा है। IRGC कर रही है कि वहां की सेना कर रही है कि वहां के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी तरफ से कोशिश यही है और मुझे लगता है कि इसमें चीन की निर्णायक भूमिका होगी कि चीन का कितना दबाव बन पाता है कि वो दोनों पक्षों को सहमत कर सके बातचीत के लिए और वापस युद्ध में न जाने के लिए। हालांकि जो छिटपुट घटनाएं हो रही, जिस तरीके से कल जो है ईरान ने जो कई उस पे जहाजों पे फायरिंग की, जिस प्रकार से अमेरिका ने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ईरान और अमेरिका अब दोनों इस युद्ध से वापस आना चाहते हैं। लेकिन किन शर्तों पे इस युद्ध से अलग हटेंगे, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है।
दूसरी बात जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कौन इस समय निर्णय ले रहा है। खासकर ईरान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो तमाम तरीके के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि IRGC कुछ कड़ी शर्तों पे अड़ा हुआ है और वो चाह रहा है कि ईरान को जो उनकी जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या की गई और जिस प्रकार से आर्थिक रूप से एक बड़ी क्षति ईरान को पहुंचाई गई, उसकी भरपाई की बात कर रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अमेरिका जहां तक उसकी कोशिश है और जो उसका एक उद्देश्य भी था युद्ध का कि वो ईरान के जो एनर्जी रिजर्व्स हैं उस पे किस प्रकार से एक रिजीम चेंज करके सत्ता वहां पे उस पे अपना प्रभुत्व स्थापित करे, जो वो कर पाने में असमर्थ दिख रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चुनौतीपूर्ण है कि ये शांति वार्ता किस तरफ जाती है। क्या इस पूरे बातचीत के दौरान चीन का मुद्दा भी वहां पर आएगा ग्रुप कैप्टन, आप ये बताइएगा। लेकिन खबर एक और आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान न्यूक्लियर डील पर पोस्ट आ गया है। उन्होंने पुरानी डील न्यूक्लियर वेपन का पक्का रास्ता थी ऐसा लिखा है। नई डील में न्यूक्लियर वेपन का खतरा नहीं है। नई डील शांति, सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी है। पूरी दुनिया इस डील पर गर्व करेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि पूरी दुनिया को इस पर गर्व होने वाला है। नई डील शांति, सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी देगी। ये किस बिहाफ पर कहा जा रहा होगा ग्रुप कैप्टन? मीनाक्षी, ट्रंप का बयान जो होता है कभी कभी हास्यास्पद होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, काउंटिंग द चिकन बिफोर हैचिंग, यानी अभी अंडे से चूजा निकला नहीं है और आप पहले से ही मुर्गी को गिन रहे हैं। अभी तो टीम्स आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आई हैं। ईरान के 10 पॉइंट डील नहीं हुए हैं। अमेरिका के 15 पॉइंट है, उनका कोई रेस्पॉन्स फाइनल सोल्यूशन निकला नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि क्या डील साइन हुई और भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शायद वास्तविकता से काफी दूर हैं। अभी तो पहले छोटे छोटे मुद्दों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ईरान की टीम ने आते ही वहां पहला डिमांड ये रखेंगे कि उनके जो जहाज तोश्का को, जो कि एक सिविल कमर्शियल पानी का जहाज था, वो लौट रहा था चीन से, मलेशिया से ईरान की तरफ, उसको छोड़ा जाए। क्योंकि कल अमेरिका ने उस पर फायरिंग की, इंजन रूम में डैमेज हुआ, उसके बाद अमेरिकन मेरीन ने उस पर काबू कर लिया। अब मेरीन उस जहाज को ढूंढ रहे हैं, उनको उसमें ना कोई हथियार मिला, ना कोई कॉन्ट्राबैंड मिला, ना कोई ड्रग्स मिले। तो इंटरनेशनल वाटर में किस तरह से अमेरिका ने एक शिप को छीन लिया। ईरान अभी कह रहा है कि हमारे शिप को छोड़ो, ईरान कह रहा है कि हमारे शिप के क्रू को छोड़ो। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो पहले 1-2 घंटे तक चालू रहेंगी, फिर अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि ठीक है, हमने आपके शिप तोश्का को छोड़ दिया क्योंकि उसमें कोई हथियार नहीं मिले। फिर अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि हमने आपके क्रू को भी छोड़ दिया। तो उसके बाद टेबल पर बातचीत शुरू होगी। और ऐसा भी होता है कि बातचीत पहले शुरुआती दौर में अलग अलग कमरे से तैयार होती है। अमेरिकन टीम उसी कॉन्फ्रेंस हॉल के इस कमरे में बैठती है, ईरानियन टीम उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में दूसरे कमरे में बैठती है, और जो पाकिस्तान का एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ईरान का पॉइंट लेकर अमेरिकन टीम तक जाता है, अमेरिकन टीम का पॉइंट एंड रेस्पॉन्स लेके फिर ईरान के उसमें जाता है। ऐसा करते करते पहले 1 दिन या 2 दिन निकल जाएंगे। ये अगर 95% या 100% एग्रीमेंट हो जाता है ज्यादातर मुद्दों पर, तो एक फाइनल ड्राफ्ट स्टेटमेंट बनता है। मैं बता दूं कि ड्राफ्ट स्टेटमेंट पे भी उभय पक्ष के जो नुमाइंदे हैं वो साइन करते हैं, चाहे उस पर JD वांस साइन करें या वो अपने लोअर एक रिप्रेजेंटेटिव को डेलीगेट कर देंगे, और उस तरफ से चाहे अरागची साइन करें, वो अपने हो सकता है एक लोअर ऑफिशियल को डेलीगेट कर देंगे। उसके बाद जब वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट वॉशिंगटन में ईमेल से भेजा जाएगा, ड्राफ्ट एग्रीमेंट तेहरान को भी ईमेल से भेजा जाएगा, तो तेहरान में जो टॉप लीडरशिप है, मुस्तफा खमेनी जब उसको ओके देंगे, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब ड्राफ्ट स्टेटमेंट को देखेंगे और ओके देंगे, उसके बाद ही दोनों टीमें आमने सामने आके बैठेंगी और फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट इशू करेंगी। फोटो अपॉर्चुनिटी होगी जी, लेकिन वो कल होगा, परसों होगा, हो सकता है परसों के बाद वाले दिन हो। जी
बिल्कुल, लेकिन उसके बाद आखिरकार क्या 22 तारीख को बुधवार को शाम 6 बजे जब ये सीज फायर खत्म हो रहा तो उसके बाद तस्वीर कैसे बदलेगी, उस पर भी निगाहें रहेंगी। खबर आ रही है कि ईरान अमेरिका तनाव के बीच में दुश्मनों को तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है, ये ईरान का बयान सामने आया है। ईरान कह रहा है कि सैन्य शक्ति किसी भी जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है, यानी दोनों ही देश एक दूसरे पर प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ईरान भी यही कह रहा है कि सैन्य शक्ति किसी भी जंग के लिए पूरे तरीके से तैयार है और दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा। मेजर अली शाह, अगर ये इस तरीके से एक दूसरे पर प्रेशर बनाते रहेंगे तो क्या इनकी बात बन जाएगी? अमेरिका भी यही करता है और ईरान भी आज यही कर रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, बात बिल्कुल नहीं बनेगी। देखिए, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, यहाँ पे दोनों हाथ ताली बजाने को तैयार नहीं, एक हाथ भी नहीं, दोनों हाथ, तो बात कैसे बनेगी? अगर आप अड़े रहोगे अपने मकसद पे, अपने शर्तों पे, बिल्कुल बात नहीं बनेगी। और तभी मैं इसको रखूं कि बात नहीं बन रही है ना, अगर बात बन जाती तो ठीक है, बात खत्म हो गई, कुछ चंद दिनों की बात है, बात खत्म हो गई। रूस और यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी, जब मिलिट्री एक्शन जिसको पुतिन साहब कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब, तो हमें सोचा कि ये मिलिट्री एक्शन 4-5 में खत्म हो जाएगा, बस लंबा नहीं खींचेगा। बहुत लंबा खींच गया, अब तक चल रहा है, कितने साल हो गए हैं इस बात को। वैसे ही यहाँ पर मैं काफी लंबा, बहुत लंबा मिलिट्री एक्शन, जंग, लड़ाई, जो कुछ भी बोले, ये बहुत लंबा मैं दिखाऊं, क्योंकि दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, बात मानने को तैयार नहीं है, गुफ्तगू, बातचीत, वार्तालाप करने को तैयार नहीं थे भाई। तो हम इसमें यहाँ पर शांति कैसे ला सकते हैं? और सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी है उन मुल्कों के लिए जो जंग में हिस्सा ले नहीं रही हैं। वो मुल्कों के लिए तो बहुत मुश्किल, चाहे तेल हो, चाहे व्यापार हो, तो रास्ता बंद हो गया उनका, वो अफेक्टेड हो रही है। वो बोलेंगे हमें कुछ जंग लेने देना नहीं है, हम क्यों इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं भाई? तो इसको पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हुई है। और ये अभी फिलहाल अभी का नहीं है, अगर हम लोग सोचते हैं कि शांति आ जाएगी, आ जाए, अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि शांति आ जाए। लेकिन जब दोनों में से कोई भी एक पक्ष सुनने को तैयार नहीं है, बात सुनने को तैयार नहीं है, तो शांति अभी जल्दी यहाँ पर बदकिस्मती से कह रहा हूँ और बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, सच्चाई की बात ये है कि शांति अभी आने वाली नहीं है वहां। जी डॉक्टर महेंद्र, इस बीच ये भी तो खबरें आई थी कि ईरान के 27 जहाज हॉर्मुज में नाकेबंदी करके अमेरिका की तरफ से वापस कर दिए गए। उन्हें करोड़ों का घाटा पहले ही दे दिया गया है, उनके घर में तबाही मचा करके अब घर के बाहर डेरा डाल करके जिस तरीके से अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है उससे और ज्यादा नुकसान उनका करते जाता है। तो अब ये तमाम बातें भी तो इस मुलाकात के दौरान इशू रहेंगी। देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि ईरान को आर्थिक रूप से अमेरिका बहुत पहले से आर्थिक जो प्रतिबंध लगाकर उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा था, और यही वजह थी कि बीच बीच में इस आक्रमण के पहले भी कई बार जन विद्रोह देखने को मिला ईरान में। इस युद्ध के बाद अमेरिका ने और भी आर्थिक रूप से ईरान को कमजोर कर दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईरान के पास अब होने के लिए बहुत कुछ नहीं है, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तभी भी। लेकिन अमेरिका के पास इस युद्ध को होने के लिए अभी भी काफी जो है कुछ बचा हुआ है। जिस प्रकार से इस युद्ध पे एक बड़ा खर्चा हो रहा है, बड़ी आर्थिक नुकसान उठाया जाए, जिस प्रकार। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ दोबारा से। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, चीन आखिरकार जिस तरीके से दोस्ती निभाते हुए नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका को भी आंखों में चुभन होनी शुरू हो गई है। जिसे पकड़ा गया, जिस जहाज को अभी हाल फिलहाल में पकड़ा गया था टुस्का, उसे लेकर के चीन की तरफ से तो प्रतिक्रियाएं लगातार दी गई थी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका को लेकर के रिपोर्ट्स ये कहती है कि अमेरिका इसके बाद डरा हुआ, सहमा हुआ नजर आता है कि उन्होंने चीन का जहाज पकड़ लिया है, तो कहीं साउथ चाइना सी में वो उसके व्यापार को बड़ा झटका ना दे दे। मीनाक्षी, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन का ईरान को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। चीन लगातार शायद ईरान को अभी भी कुछ चोरी छिपे सही मिसाइल बनाने के कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है, कुछ केमिकल सप्लाई कर रहा है, जिससे कि मिसाइल्स के जो इंजन हैं या इंजन में जो फ्यूल होते हैं, चाहे सॉलिड फ्यूल हो
या लिक्विड फ्यूल हो, उनको बनाया जाता है। अब जब चीन से ये सब कंटेनर्स आ रहे हैं तो जाहिर बात है कि जैसे ही वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकलते हैं, इंडियन ओशन में आते हैं, तो अमेरिका की जो नेवी है वो उनको ट्रैक करना शुरू कर देती है। अमेरिका के जो सैटेलाइट्स हैं वो भी उनको ट्रैक करना शुरू कर देती हैं। और अमेरिका ने अपनी नेवी के 8 से ज्यादा शिप्स को उत्तरी अरब सागर में या स्ट्रेट ऑफ ओमान में तैयार रखा हुआ है कि चीन की तरफ से अगर कोई भी जहाज आ रहा है और वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की तरफ जाके ईरान के किसी बंदरगाह जैसे बंदर अब्बास या खड़ग आइलैंड की तरफ जा रहा है, तो उसको वह रोके और रोककर उसमें इंस्पेक्ट करें कि अंदर क्या सामान है। अमेरिका को लगता है कि एक कार्गो शिप के अंदर छुपा छुपा के हथियार भी ले जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे तोशका में कोई भी हथियार नहीं मिला। इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल बहुत क्लियर है कि अगर कोई कॉन्ट्राबैंड जा रहा है, ड्रग्स जा रहा है, तो आप एक शिप को संदेह के बल पर बोर्ड कर सकते हो। लेकिन जो नियम है वो यह भी कहते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्राबैंड या कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली तो आपको उस जहाज को अगले 72 घंटे में रिलीज भी करना है। तो ईरान इसी नियम के अनुसार कह रहा है कि हमारे शिप को छोड़ा जाए। देखिए होता क्या है, अमेरिका बोलेगा उसमें स्टील प्लेट मिला, उसमें पाइप मिली, तो ये स्टील प्लेट और पाइप से मिसाइल बनाने जा रहे थे। तो ऐसे तो फिर हर शिप में, दुनिया के किसी भी शिप में आप देख लीजिए, आपको ऐसी मिसाइल चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो स्टील प्लेट हो, सर उसमें रासायनिक हथियार मिले हैं और वो रासायनिक हथियार मिले हैं जिनकी मदद से किसी भी तरीके की मिसाइल को बनाया जा सकता है और चीन सीधे सीधे ईरान को उसकी मदद कर रहा है। हाँ जी हाँ मीनाक्षी, देखो रासायनिक हथियार और एक रसायन दोनों में बहुत फर्क है। केमिकल्स ले जा सकते हैं, जो केमिकल्स ले जा सकते हैं कई बार, देखिए केमिकल्स जब भी लेके जाते हैं तो एक बेसिक फॉर्म में लेके जाते हैं। क्या उनको मिक्स एंड मैच करके हथियार बना सकते हैं? जाहिर बात है हाँ। तो डुअल यूज केमिकल्स होते हैं, कोई भी चीज चाहे कोई भी मिश्रण हो, डुअल यूज होता है, उसका सिविल यूज भी होता है, मिलिट्री यूज भी हो सकता है। तो अगर इस शिप में उनको ऐसे कोई केमिकल मिले हैं जिससे कि उनको लगता है कि ये ईरान जा रहा था हथियार बनाने के लिए, तो इसमें भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेनी चाहिए। अमेरिका यूनिलेटरली नहीं कह सकता कि इसी केमिकल से ईरान लेके जाकर अपने यहाँ मिसाइलें बनाने की कोशिश कर रहा था। वैसे देखो मीनाक्षी, क्योंकि मैं फौज में रह चुका हूँ, फौज में हमेशा नियम होता है कि इस तरह की बेसिक जो केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करना पड़ता है फैक्ट्रीज में मिसाइलें बनाने के लिए, सारे देश अगले 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का स्टॉक रखते हैं। भारत भी रखता है, ईरान तो रखता ही होगा। तो इस लास्ट मोमेंट में क्या वाकई वो केमिकल मिसाइल बनाने के लिए थे, उसकी पुष्टि होनी बाकी है। जी देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।